नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे थे। एक था आपका शैक्षिक प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट, दूसरा था आपका शैक्षिक प्रशासन यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट, शैक्षिक प्रबंधन से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस टॉपिक के अंतर्गत बनते हैं उन सभी को हमने कवर किया है। और उसके बाद हम शैक्षिक प्रशासन को भी स्टार्ट कर चुके हैं और शैक्षिक प्रशासन को वास्तव में जान चुके हैं कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत हमें कौन कौन से पॉइंट्स पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हम किसी भी स्कूल के सिस्टम को बेहतर ढंग से संचालित कर सके और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके और बच्चों का अधिक से अधिक विकास कर सके। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का कार्य करने वाली जो संस्थाएं या परिषद है, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का कार्य करती है या शिक्षा से रिलेटेड प्रशासन का संचालन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं शैक्षिक प्रशासन से रिलेटेड राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली जो संस्था या परिषद है वो कौन कौन सी है जो नेशनल लेवल पर कार्य करती है और किस तरीके से अपने कार्य को संचालित करती है। इनसे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में, उन सभी पॉइंटों को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बने वो आप इजीली राइट कर पाएं। तो इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एनसीईआरटी क्या है, ये कौन सी संस्था है। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका एनसीटीई। एनसीटीई जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। देखिए स्टूडेंट्स, ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर अध्यापक से रिलेटेड जो शिक्षा परिषद है वो आपका एनसीटीई है। जिस तरीके से इस समय आप जानते होंगे कि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और वो ये है कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होंगे या नहीं, इस बात को लेकर कोर्ट में केस चल रहे हैं और अभी जो है फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, जिसको लेकर बीएड वाले अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो शिक्षक से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो एनसीटीई के होते हैं और 2018 में एनसीटीई ने ही बीएड वाले को प्राइमरी में शामिल किया था। बट उन्होंने एक मैसेज दिया था कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी में शामिल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका डिसीजन उनके स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि बीएड वाले को प्राइमरी में शामिल करना चाहिए तो वो कर सकते हैं और अगर उनको लगता है कि नहीं, बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं भी कर सकते हैं। अब इस चीज़ को लेकर जो है एनसीटीई ने स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया है कि वो उनका पर्सनल डिसीजन होगा। वो चाहे तो उन्हें रख सकते हैं प्राइमरी में और नहीं चाहेंगे तो नहीं रख सकते। इस बात को लेकर अभी जितने भी आप स्टेट देखेंगे तो वहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट की ये डिसीजन है। तो ये यूपी में भी यही बात शामिल होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि बीएड वाले नहीं रहने चाहिए तो वो नहीं रहेंगे और अगर उनको लगता है कि बीएड वाले रहने चाहिए तो वो रहेंगे। लेकिन ये जो डिसीजन है ये कोर्ट के अंडर में है। अब जज फैसला सुनाएंगे और जो भी फैसला जज के द्वारा सुनाया जाएगा वो हम सबके लिए सर्वमान्य होगा। तो स्टूडेंट्स, इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी निराश या हताश मत होइए, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा, हम सब के लिए होगा। तो इसलिए आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। इनको भी हम डिटेल में जानेंगे कि एनसीटी की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके बनते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका न्यूपा। यानी न्यूपा क्या है, तो न्यूपा है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। यानी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पर शिक्षा से रिलेटेड योजना बनाना एवं प्रशासन संचालित करना, ये न्यूपा का कार्य है। तो इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके सुपर एग्जाम्स में बन सकते हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आते हैं आपके चौथे नंबर पर इग्नू। यानी इग्नू जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं उनको डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद अंत में आपका बनता है NIOS, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था। तो इनको भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था
क्या है और यहाँ से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुपर टेट एग्जाम्स में जहां से आपके इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पर स्टडी करेंगे, फोकस करेंगे, ताकि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। आपका जो पहला पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स NCERT। तो सबसे पहली बात तो ये है कि NCERT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। अगर एग्जामिनर का माइंडसेट है कि सिंपल प्रश्न पूछने का इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपसे सीधा सीधा इसका फुल फॉर्म पूछ सकती है। तो फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। यानी कि स्टूडेंट्स ये फुल फॉर्म आपको जनरली पता होगा, बट जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। यदि आप श्योर नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप कंफ्यूज होकर भी क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके फुल फॉर्म रखे हैं, ताकि आपको पता है तो भी अच्छा हो, और नहीं भी पता है तो एक बार आप इसको देख लें। तो NCERT का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ पर NCER और T से रिलेटेड जो भी जनरली वर्ड्स बनते हैं उनको शामिल करते हैं, ताकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाए। और राइट ऑप्शन वही बच्चा लगाता है जो इसको पहले से पढ़कर आया हो या इसको पहले से जानता हो। इसलिए फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट है, हो सकता है कि वो इजी प्रश्न की तरफ भी बढ़ जाए। तो इसीलिए NCERT का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। देखिए, स्वायत्त शासी संस्था, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र है बाहरी हस्तक्षेप से। यानी बाहरी हस्तक्षेप का मतलब ये स्टूडेंट्स कि इस संस्था में बाहर से कोई भी संगठन, कोई भी दल आकर अपनी नीतियां नहीं थोप सकती, क्योंकि ये किसी के बाहरी हस्तक्षेप को अपने अंदर शामिल नहीं करते। ये अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जो भी डिसीजन इनको शिक्षा से रिलेटेड लेने होंगे, ये स्वयं ही लेंगे। ये किसी भी डिसीजन को लेने में कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी संगठन का हस्तक्षेप कभी भी स्वीकार नहीं करते। ऐसी संस्था जो बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, खुद सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रचलित करने के लिए, ऐसी संस्था को हम कहते हैं स्वायत्त शासी संस्था। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि NCERT कैसी संस्था है, तो आपको बताना है कि यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। यदि ऑप्शन में स्वायत्त शासी संस्था है तो आपको इनके साथ जाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि यहाँ से सीधा सीधा कि NCERT की स्थापना कब हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि NCERT की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1961 में, यानी कि 1961 में NCERT की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स मुख्यालय, यानी कि NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है, तो NCERT का मुख्यालय आपके न्यू दिल्ली में है। स्टूडेंट्स, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे कि NCERT की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है नई दिल्ली में। और नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण भारत में निर्देशन एवं मार्गदर्शन का कार्य करती है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, पूरे भारत में, यानी संपूर्ण भारत में निर्देशन और मार्गदर्शन का कार्य कौन करती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण भारत में निर्देशन एवं मार्गदर्शन का कार्य करने वाली संस्था है। ऑप्शन हो सकता है NCERT, NCTE, IGNOU, NIOS। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण भारत में निर्देशन और मार्गदर्शन, यानी शिक्षा से रिलेटेड जो भी निर्देशन, डायरेक्शन देना होगा, जो भी मार्गदर्शन दिखाना होगा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, वो सभी जो डिसीजन है वो NCERT के द्वारा ही लिए जाते हैं। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, यदि आप इन पॉइंटों को अच्छे से ध्यान रखते हैं तो। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी ईजिली समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका NCTE, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आपका NCTE। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि NCTE का फुल फॉर्म क्या है। तो NCTE का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन क्या है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, यानी कि नेशनल लेवल पर
अध्यापकों से रिलेटेड जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको कौन सी ट्रेनिंग देना चाहिए, इनके अनुसार उनके पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो सभी डिसीजन आपके एनसीटीई के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई स्टूडेंट्स 1995 में। सीधा सीधा आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाएगा कि एनसीटीई की स्थापना कब हुई, और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक 1995 भी अवश्य होगा। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका बनता है कि कुल सदस्य, यानी एनसीटीई में कुल सदस्यों की संख्या बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि एनसीटीई में कुल सदस्यों की संख्या 41 है। और इसके अंतर्गत लास्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स किसका मुख्यालय, यानी एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए तो एनसीटीई का मुख्यालय आपके न्यू दिल्ली में है, यानी कि एनसीईआरटी के मुख्यालय भी आपके न्यू दिल्ली में है और एनसीटीई के मुख्यालय भी आपके न्यू दिल्ली में है। तो इसलिए इन सभी पॉइंटों को आप डिटेल में ध्यान रखेंगे कि एनसीटीई का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसमें कुल सदस्यों की संख्या बताइए। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी पॉइंटों को समझ पाए होंगे और इन पॉइंटों को ध्यान भी रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है थर्ड, न्यूपा जिसे हम कहते हैं। तो न्यूपा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए न्यूपा का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो न्यूपा का फुल फॉर्म होता है आपका स्टूडेंट्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, न्यूपा यानी एन फॉर नेशनल, यू फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, पी फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशंस भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि न्यूपा का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से रिलेटेड प्लानिंग करना, प्रशासन संचालित करना वो इन्हीं के अंडर में होता है कि क्या प्रशासन होने चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए राष्ट्रीय लेवल पर शिक्षा को लेकर। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो न्यूपा की स्थापना हुई सन 1962 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स मुख्यालय। तो न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपके न्यू दिल्ली में है, यानी मोस्टली ज़्यादातर जो नेशनल लेवल पर संस्थाएं हैं, परिषद है, वो आपके न्यू दिल्ली में ही स्थित है। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि इसके 6 उपविभाग होते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि न्यूपा के कितने उपविभाग है। तो देखिए न्यूपा का जो विभाग है, इसका जो मुख्यालय है वो तो आपके न्यू दिल्ली में है, लेकिन पूरे भारत में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन को संचालित करने के लिए इसके 6 उपविभागों के निर्माण किए गए हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा को बेहतर ढंग से योजना बनाकर प्रशासन के साथ संचालित किया जा सके। इसलिए इसके लिए 6 उपविभागों का भी निर्माण किया गया। तो यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि न्यूपा के कितने उपविभाग हैं। तो अगर आपसे पूछे कभी भी तो आप बताएंगे न्यूपा के 6 उपविभाग हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उनको मैंने आपके सामने रखा। एक होता है आपके न्यूपा के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको बताना 1962 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको बताना न्यू दिल्ली में है। और इसके कितने उपविभाग हैं? तो इसके आपके 6 उपविभाग हैं। इन पॉइंटों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी सभी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी ईजिली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स इग्नू, यानी कि फोर्थ जो टॉपिक है आपका वो है इग्नू, IGNOU। तो इग्नू का फुल फॉर्म होता है आपका स्टूडेंट्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि इग्नू का फुल फॉर्म है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी,
जिसको हिंदी में हम कहते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अंतर्गत एक पॉइंट आता है आपका स्टूडेंट्स कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है देश की शिक्षा प्रणाली द्वारा दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना। देखिए, दूरस्थ शिक्षा यानी कि दूर बैठे जो शिक्षा प्रदान की जाती है, इनका मेन उद्देश्य है कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया जा सके। स्टूडेंट्स, इस संस्था को इसलिए ओपन किया गया था क्योंकि जो काफ़ी एज ग्रुप वाले, जैसे 30+ एज ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो विद्यालय में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके बीच में उनको थोड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, तो इस वजह से वो नहीं जा पाते थे। तो इसीलिए यदि कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है बट इस वजह से यानी एज की वजह से वो नहीं जा पाता है, तो ऐसे लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति का निर्माण किया गया था, और ये संस्था इसी उद्देश्य के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि इसके उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली द्वारा दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य था। इनसे रिलेटेड एक पॉइंट आपका बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि इग्नू की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है सन 1985 में। और इसके मुख्यालय की अगर आपसे बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी आपके न्यू दिल्ली में है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं वो सभी आपके लगभग न्यू दिल्ली में ही स्थित है। तो मुख्यालय से रिलेटेड आप पॉइंट्स तो श्योर हो जाएंगे, बट इसकी स्थापना का आपको ध्यान रखना होगा, इसके फुल फॉर्म और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई। ऑप्शन आपके सामने एनसीईआरटी, एनसीटी, इग्नू, एनआईओएस हो सकता है, बट यहाँ पर आप यदि इस टॉपिक से परिचित हैं तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के पॉइंट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट आपके इस टॉपिक का है राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करने वाली संस्था या परिषद में जो लास्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, वो है NIOS। तो NIOS का फुल फॉर्म आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा NIOS का फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल इसको हम कहते हैं, और इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, यानी 1989 में NIOS की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय आपके नोएडा यूपी में है। यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी आपने राष्ट्रीय लेवल पर संस्था या परिषद पढ़े हैं उसमें सभी परिषद के जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, बट यहाँ पर जो NIOS का मुख्यालय है वो आपके नोएडा यूपी में है। इसलिए आपको इस पॉइंट को अवश्य ध्यान रखना होगा। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में NIOS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर इसकी स्थापना आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से रिलेटेड बने, इस तरीके से ही बनेंगे, और अगर इस तरीके से बनते हैं तो आप इजीली उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली जो संस्था या परिषद है जो शैक्षिक प्रशासन का कार्य करती है, उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पॉइंटों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि ये सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।